इजराइल ईरान के बीच ताजा संघर्ष में क्या हो रहा है। परिचय के रूप में देखा जाए तो 13 जून को इजराइल ने ईरान की ओर हवाई हमले किए, जिसमें उसके कई परमाणु और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। अभी देखेंगे कौन कौन से निशाना सुविधा किया गया है। कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों को मार डाला गया है, यानी कि हमले करके इतने प्रिसाइज स्ट्राइक किया गया है कि टॉप 20 सैन्य कमांडर और टॉप 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है। यहां तक जब पहले दिन के हमले में जो भी सैन्य कमांडर IRGC और सेना का मारा गया था, उसके बाद जिसको सैन्य कमांडर बनाया गया था उसको भी 3-4 दिन के अंदर इजराइल ने उसको भी मार गिराया है। तो इस तरह के हमले इजराइल ने किए हैं निश्चित रूप से। इसमें जो उसके पीछे वजह बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इजराइल को ईरान से होने वाले परमाणु हमले का खतरे का जो है उसको डर सता रहा, और उसमें प्रिवेंटिव मेजर के रूप में कि उस ईरान के द्वारा उस पे परमाणु हमला न किया जा सके, इसको प्रिवेंट करके यानी पहले से पूर्व प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल द्वारा यह हमला किया गया है। और ये यूं ही नहीं है, एक संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा 12 जून को उसके गवर्निंग बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया है कि ईरान द्वारा IAEA के तहत जो समझौता किया गया है उसका 1974 का, उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। गैर अनुपालक ईरान है, यानी कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर जो है पहल, यानी न्यूक्लियर कोऑपरेशन में सहयोग नहीं हो रहा। अभी जब IAEA वाला पढ़ेंगे तो दोनों शब्दों को बताएंगे, प्रोलिफरेशन और कोऑपरेशन क्या होता है। और उसके एक दिन बाद, हालांकि इसके बाद फैसला सिक्योरिटी काउंसिल को लेना चाहिए था, लेकिन उसके एक दिन बाद इजराइल ने ईरान पे सैन्य, उसके जो है परमाणु ठिकाने, उसके सैन्य कमांडर, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन सब पे जो है हमला कर दिया है। और फिर ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ड्रोन मिसाइल और सारी चीजें वो लॉन्च कर रहा है। इन हमलों का जो संदर्भ है, हमले भले आज किए गए हैं, 13 जून को किए गए हैं, 13 जून 2025 को, लेकिन इमीडिएट संदर्भ इसका आपको मिलेगा 7 अक्टूबर 2023 को, जो हमास ने हमला किया था। अगर आप लोगों को हमारा एक वीडियो है YouTube पे, अपने बाजीराव पे ही, 9 अक्टूबर 2023 का, उस वीडियो में जाकर मैंने बताया था, मैंने उसमें मैंने बताया है। आज वो चीजें सही साबित हो रही है कि निश्चित रूप से ये जो हमला हुआ था वो मध्य पूर्व की इतिहास और दशा दिशा बदलने वाला है, वो वहीं पे रुकने वाला नहीं था। और वही चीजें दिखाई दे रहा है कि आज इजराइल और ईरान एक गंभीर और बड़े खाड़ी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इमीडिएट जो आज हो रहा है उसका इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट 7 अक्टूबर 2023 की घटना देख सकते हो। लेकिन ये 7 अक्टूबर 2023 तक ही नहीं है, ये उसके भी पीछे जाता है। ये जाता है 1979 तक। ईरान इजराइल का जो संबंध है, ईरान इजराइल II दोनों हैं, इनका संबंध अगर देखा जाए तो इजराइल के जन्म, जैसे ही इजराइल को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता देती है या उसका स्थापना वहां पे होती है 1948 में, तब से लेके 48 से लेके 79 तक का जो है 30-31 साल का इजराइल ईरान संबंध बिल्कुल अलग था। और 79 से लेके आज तक का 40-45 साल 46 साल का जो संबंध है इजराइल ईरान का, वो बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। 48 में जब इजराइल का जो स्थापना होती है तो ईरान दूसरा मुस्लिम देश है, तुर्की था, तुर्की के बाद जो है इजराइल है, दूसरा मुस्लिम देश और पहला खाड़ी मध्य पूर्व का देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी है। यानी सोचिए कि, सॉरी, ईरान अगर मैंने बोला है, अगर इजराइल बोला होगा तो नहीं, ईरान पहला ऐसा दूसरा मुस्लिम देश था तुर्की के बाद जिसने इजराइल को मान्यता दी थी 1948 में। और काफी घनिष्ठ संबंध थे, मान्यता दी थी, अच्छे संबंध थे। लेकिन वो संबंध खत्म हो जाते हैं 1979 में, जब ईरान में एक इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है, इस्लामिक क्रांति होती है, एक धार्मिक क्रांति होती है। और आयतुल्लाह खुमैनी, रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर के रूप में सामने आते हैं और उन्होंने इजराइल
उसके पहले ईरान के शासक ने, जो शाह थे, जो उन्होंने इजराइल को मान्यता दे रखी थी, खुमैनी आते ही मान्यता देने को तो छोड़ो, इजराइल के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। और खुमैनी इजराइल को छोटा शैतान बोलते हैं, छोटा शैतान। यहूदी शासन जेनोम कहते हैं और कहते हैं कि ये फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है। इजराइल एक राज्य नहीं है, कब्जा धारक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और वह छोटा शैतान है, और वह बड़ा शैतान अमेरिका का जो है वो सहयोगी है। यानी खुमैनी 79 के बाद दो शैतान मानते हैं, एक बड़ा शैतान अमेरिका, छोटा शैतान इजराइल, और इजराइल को मान्यता नहीं देते। यानी कहीं ना कहीं जो वर्तमान में इजराइल में शासन व्यवस्था बनी है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं इजराइल के अस्तित्व को नकारती है। ऐसे में इजराइल जब ये कहता है कि जो ऐसी शासन व्यवस्था जो हमारे अस्तित्व को ही, यहूदियों के अस्तित्व को नकारती हो, वह व्यवस्था के हाथ में अगर परमाणु बम आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और ऐसे में हम कुछ भी करेंगे, ईरान को न्यूक्लियर जो है पावर्ड नहीं बनने देंगे। बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले ईरान ने उसने अपने स्टकनर वायरस के जरिए जो है अटैक करके उसके एक बार परमाणु कैपेबिलिटी को रोका था, 10-15 साल पीछे किया था, और वर्तमान में डायरेक्ट हमला करके इसको रोका है। ठीक है, ईरान और इजराइल का जो ये संघर्ष है, इसको अगर आप देखें कि 79 के बाद ईरान ने अपना एक IRGC बनाया है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो उसका काम क्या था, इस्लामिक रिवोल्यूशन को संरक्षित करना था। यानी अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक पर्टिकुलर पैरामिलिट्री विंग बनी थी, जिसका काम था कि ईरान में जो इस्लामिक शासन आया है उसको रक्षा करना। और उसके लिए वो उसके दो काम थे, एक उसको आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करना था, और दूसरा वो बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना था, क्योंकि ईरान का मानना था कि वो हर तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ है, क्योंकि उसके आसपास सुन्नी शासन व्यवस्था है, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, बाकी देश सुन्नी शासन है, जो कि उसको वो शिया शासन है, तो वो एक खतरा है। और छोटा शैतान, बड़े शैतान के एजेंट के रूप में छोटा शैतान इजराइल वहां पे बचा हुआ है। इसके लिए उसने कुद्र फोर्स बनाया। कुद्र फोर्स जो है IRGC का एक टॉप लेवल फोर्स है, और उसका काम था अपने एक्सेस ऑफ एविल, प्रतिरोध की धुरी के तहत अपने जो है इस्लामिक रिवोल्यूशन को संरक्षित करना था। आंतरिक स्तर पे, जो बाह्य स्तर पे, यानी जो ईरान अरब शासक है, जिसे वो अमेरिका के दलाल कहता है या अमेरिका का चमचा कहता है, अयतुल्लाह खुमैनी व्यवस्था कहती है, और छोटे शैतान इजराइल को रोकने के लिए। ये एक्सेस ऑफ एविल कौन कौन थे? एक्सेस ऑफ वो रेजिस्टेंस कहता था ईरान, और बाकी लोग जो है इजराइल उसे एक्सेस ऑफ एविल कहते थे। एक्सेस मतलब धुरी। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन शामिल था? हमास था, हिजबुल्लाह था, हूती थे, इस्लामिक मिलिशिया थे जो है फिलिस्तीन में, इराक में, ये सारे जो है लोग उसमें शामिल थे। और 7 अक्टूबर की घटना 2023 की कहीं न कहीं अब तो है कि ईरान द्वारा पूरी तरह से फंडेड है। लगभग $500 मिलियन, यानी 4,400 करोड़ रुपए इजराइल ने धीरे धीरे करके ईरान ने धीरे धीरे करके हमास को दिया था उस हमले को करवाने को लेकर। तो इन सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं। बाकी चीजें हमने बता दिया। यानी ईरान के लिए इजराइल छोटा शैतान है, और शैतान को तो समाप्त ही करना है। अमेरिका बड़ा शैतान है और उसके अस्तित्व को वो नकारता है। ऐसी मानसिकता वाले शासन व्यवस्था के साथ ईरान, जो कि ईरान की अस्तित्व को ही नकारते, ये ठीक है कि चलो तुम उससे कूटनीतिक संबंध न रखो, लेकिन तुम उसके अस्तित्व को ही अगर नकार रखे हो, वो भी धार्मिक कारणों से, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अगर शासन आएगा, ताकत आएगी, तो उसका इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जा सकता है। और इस बात से इजराइल भी, इसी बात को लेकर इजराइल जो है सशंकित है, और वो किसी भी कीमत पे ईरान को
परमाणु शस्त्र रखने की इजाजत नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि इजराइल बहुत छोटा देश है, इजराइल के पास बहुत न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसके पास भी न्यूक्लियर शस्त्र है, लेकिन उसके पास वो इतना छोटा देश है, 1 करोड़ की लगभग आबादी है, और इतना छोटा देश है कि एक दो बम ठीक ठाक अगर गिर जाएंगे तो इजराइल का अस्तित्व ही, यहूदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। तो इजराइल के ये पोर्शन है, इसके कारण ये सारी चीजें की गई है। हमले से ईरान में किस तरह का नुकसान हुआ है तो वो हमने आपको सारा चीजें बता दी है। जैसे जो हमला हुआ है इसके देखिए कुछ शहर हैं, जैसे कि एक हमला जो किया गया है, एक तो इनका नतनाज न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, एन है, ये है, फॉर्दो है। हालांकि यहाँ पे हमला सफल नहीं हुआ है। यहाँ पे हमला करने के लिए अमेरिका की आवश्यकता है, क्योंकि इजराइल ने जो यहाँ पे अपना न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रीफ्यूज जहाँ पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट करना है वो इतना नीचे बनाया है, लगभग एक तो 80, 85, 60, 65 मीटर ऊंची पहाड़ी है, उसके भी नीचे, यानी लगभग माना जा रहा है 85 से 100 मीटर जमीन के बंकर के नीचे ये है, जिसको केवल अमेरिका के पास जो GBU-57 मदर ऑफ ऑल बम है, मॉम जिसे बोला जाता है, मैसिव ऑर्डिनेंस एम्यूनेशन, उसके जरिए ही, और भी एक नहीं 2 उस बमों के जरिए ही इसे भेदा जा सकता है। और वो इतना भारी, इतना वजनी बम है कि उसे केवल अमेरिकी B-2 स्पीड बम्बर के द्वारा ही एक एक करके यहाँ पे गिराया जा सकता है। इसलिए अभी आज ट्रंप ने कहा है कि ये जो फॉर्डो है इसकी कैपेसिटी को इजराइल बगैर हमारे सहयोग से नहीं कर सकता है। हालांकि इजराइल का कहना है कि हम इसको कर डालेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन एक है। साथ ही साथ और भी कहा ना, खोंदौब में भी किया गया है, बुसरा में भी किया गया है, इन सारे, यानी कुल मिला के इजराइल ने उन ठिकानों को जो है टारगेट किया है जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, यानी जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पे आप कह सकते हो कि इनरिचमेंट का काम हो रहा होता है, इनरिचमेंट या संवर्धन। अब इनरिचमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए आप प्रयोग करने की बात करते हैं, जो 2 तरीके से ये एनर्जी को प्राप्त किया जा सकता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो फिजन को विखंडन बोला जाता है, फ्यूजन को संलयन बोला जाता है। विखंडन में बड़े जो है नाभिक को, तो बड़े नाभिक टूटते हैं और उसमें जो द्रव्यमान का नुकसान होता है वो E = mc² वाला जो सूत्र है उसके अनुसार जो है द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, और वो फिर अब C माने प्रकाश का वेग, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उसको स्क्वायर कर दो तो वो बहुत विशाल ऊर्जा जनरेट करती है। और इसमें जो एक प्रक्रिया होती है कि बड़े परमाणु टूट जाते हैं, तब ये जो है फिजन रिएक्शन होता है। वर्तमान में जो अगर बम के रूप में देखा जाए तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दोनों तरह के बम हैं। भारत में फ्यूजन भी है, फिजन भी है। कम देशों के पास फ्यूजन और फिजन दोनों है, कुछ बड़े देशों के पास तो है ही है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत है। इन लोगों के पास हाइड्रोजन बम जिसे कहते हैं वो फ्यूजन बम होता है, वो है। लेकिन अभी विद्युत ऊर्जा के क्रम में फ्यूजन अभी पर प्रयोग ही चल रहा है। इतरे प्रयोग जो है, इतरे की जो परियोजना है या आर्टिफिशियल सन वाली जो टोकामैक पे काम चल रहा है, वो सारी चीजें हैं। ईरान जो प्रयोग कर रहा है वो फिजन है। फिजन में नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से एकमात्र जो मटेरियल है, फिजाइल मटेरियल जिसे जो है फिजाइल मटेरियल है, वो है 92 यूरेनियम 238। यूरेनियम की कई सारे समस्थानिक हैं, जिसमें से 92 यूरेनियम 238, यही जब इस पे न्यूट्रॉन जो पड़ता है तो ये टूट जाता है छोटे भारिक में। और जिस यूरेनियम ओर के साथ या मिश्रण जो उसको निकाला जाता है, उसमें इसकी मात्रा 0.7% रहती है। फिर उसको धीरे धीरे इनरिच करके इसी 92 यूरेनियम 238 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। आपको बिजली बनाने के लिए 20%
तक इनरिच यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। 20% से ज्यादा इनरिच यूरेनियम की जरूरत आपको, मैक्सिमम 20%। दवा आदि और आइसोटोप आदि के लिए भी मैक्सिमम 30% इनरिच यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जिससे सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग करते हैं। बाकी बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा गया है कि ईरान के द्वारा 60% से ज्यादा, 70% तक जो है इनरिच यूरेनियम पाया गया है, और जो न्यूक्लियर बम बनता है उसके लिए 90% इनरिच यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी कहानी है, और इसी को इसमें जो है हमला कर रहा है। इजराइल क्या प्रतिक्रिया देगा? जैसे वो देता है कि जॉनी शासन या इजराइल को वो पूरी तरह से पनिश करेगा, बर्बाद करेगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी ये गिदड़ भपकी ही शामिल में आ रही, क्योंकि ईरान द्वारा जो मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल उसको सहने के लिए तैयार है, क्योंकि उस मिसाइलों का बहुत ज्यादा भंडार भी इजराइल के पास नहीं है, और बाकी इतना दूर है क्योंकि बाकी एयरक्राफ्ट और ये सब है नहीं। इसका पूरा एयर स्पेस पे एक तरह से इजराइल का एक, आप कह सकते हो कि स्यूडो कब्जा है पूरे तेहरान के ऊपर। हर समय वो उसके विमान उड़ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। जैसे हमारा हो गया था पाकिस्तान पे 9-10 की रात को, हमारा जो है पाकिस्तान के पूरे एयर स्पेस पे कब्जा हो गया था, उसी तरह का कब्जा यहाँ पे भी हो गया है। जब चाहो जहाँ चाहो, जहाँ इजराइल जो है बम फोड़ दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं।